अस्सलाम वालेकुम बेटा। चलें आगे जो है ल्यूस का कंसेप्ट बच्चे आपको जो है आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था 2-3 दफ़ा इसकी रीडिंग भी कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आगे बेटा लक्स फ्लड कंसेप्ट है और यूज़ेनोविच कंसेप्ट है, ठीक है। ये दो छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। पेपर में ये आपके पास जो है ना एक क्वेश्चन यूँ आता है कि 4-5 ऑप्शन मतलब उसके पार्ट्स दिए हुए होते हैं और उसमें ये छोटे छोटे कंसेप्ट पूछे होते हैं कि 2-2 मार्क्स में कि यूज़ेनोविच कंसेप्ट क्या है, लक्स फ्लड कंसेप्ट क्या है वगैरह। अब लक्स फ्लड कंसेप्ट क्या है एसिड और बेसिस के हवाले से, इसके मुताबिक एसिड वो है जो कि ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर हो। बेटा पहले ऑक्साइड आयन को समझें जी। ऑक्साइड आयन क्या होता है? O नेगेटिव, ठीक है। O नेगेटिव का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें पता है एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इसके मुताबिक जी इसने कैसे डिफ़ाइन किया है, लक्स और फ्लड ने जो है इन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया कि एसिड जो है वो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने कहा कि जो बेसिस हैं, बेस जो हैं वो ऑक्साइड आयन डोनर हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर है। बट आप यहाँ पे बेसिकली जो है वो ऑक्साइड आयन ही लिखेंगे, ये फ़र्क है इसमें और ल्यूइस के डिफ़ाइन करने में, ठीक है। तो यहाँ पर बेस और एसिड की जो है एग्जांपल्स देख लें। बेस क्या है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड अगर यूज़ की हुई है तो एसिड उसके साथ सिलिका दोनों मिलके कैल्शियम सिलिकेट बना देते हैं CaSiO3। ये जो कैल्शियम सिलिकेट है ये सॉल्ट है, तो ये जो रिएक्शन हुआ ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन। बात वो ठीक होगी ना कि बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो वो जनरली न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह आगे देखें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब बेटा जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं आपको पता है कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ऐसा ही है ना। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है अब वो क्या करेगा, वो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है और अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑक्साइड आयन डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर इसलिए प्लस लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ इन्होंने डबल रिएक्शन का एरो शो किया हुआ है, आप ना करें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अलग-अलग बता दिया है, ठीक है। अलग-अलग उन्होंने बता दिया है कि एक दफ़ा ऑक्साइड आयन को ऐड कर रहे हैं, एक दफ़ा ऑक्साइड आयन को निकाल रहे हैं, उसमें से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डबल एरो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सिंगल ही आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू ZnO2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर ये क्योंकि एक्सेप्टर है ऑक्साइड आयन का, सो हेयर जिंक ऑक्साइड हैज़ एक्टेड एज अ एसिड, ठीक है। लक्स फ्लड एसिड के तौर पे एक्ट करें। और जिंक ऑक्साइड क्या, जहाँ पर ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में, तो फिर ये यहाँ पर ऐसा बेस एक्ट कर रहा है। चलें ये तो हो गई बात हमारे पास। अब उन्होंने कहा ये कंसेप्ट मेटलर्जी में यूज़ होता है। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं बेटा मेटल्स को या एलिमेंट्स को उनके ओर्स में से सेपरेट करने के जो तरीके होते हैं, ठीक है, उसे मेटलर्जी बोलते हैं। फिर है यूज़ेनोविच कंसेप्ट। यूज़ेनोविच कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव कंसेप्ट है। आप कह सकते हैं कि पिछले सारे कंसेप्ट जो हैं आर्हेनियस, लोरी, ब्रॉन्स्टेड, ल्यूइस के और ये जो लक्स फ्लड है, इनको अगर आप कलेक्ट कर लें, ठीक है, इकट्ठा कर लें एक जगह पे, तो वो यूज़ेनोविच कंसेप्ट है, ठीक है। इसने क्या कहा कि हम एसिड को डिफाइन कर सकते हैं एज एनी केमिकल स्पीशी विच इज़ कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद एनाइंस, जो एनाइंस के साथ कंबाइन कर सके, ठीक है, और क्या करे, इलेक्ट्रॉन जो है या इलेक्ट्रॉन्स को ले सके और गिविंग अप कैटाइन या फिर कैटाइन दे, ठीक है। इसी तरह बेस कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशी है विच इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग अप एनाइंस, जो कि एनाइन दे सके, इलेक्ट्रॉन्स दे सके या फिर कैटाइन के साथ कंबाइन कर सके। क्लियर होगी बात, ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एसिड जो है वो कैटाइन होगा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या कैटाइन डोनर होगा, या फिर कम से कम कैटाइन को डोनेट कर सकेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, या ऑक्सीडेंट होगा। ऑक्सीडेंट होता है बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर दोबारा लिखा नहीं, लेकिन बेस के बारे में भी लिखना चाहिए कि बेस आपके पास या तो एनाइन होगा, या एनाइन डोनर होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, या फिर रिडक्टेंट, ठीक है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो होगा। ये एग्जांपल्स उन्होंने दे दी हैं उन्होंने कि आपके पास जो है वो एसिड और बेस के जो रिएक्शंस आप करवा के देख लें कि यहाँ पर एसिड्स और बेसिस जो है ये इन तीनों जो आपके पास ऊपर जितना भी जो भी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट इन सारे पिछले कंसेप्ट्स को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये जो एसिड्स हैं SO3 है, NH4 पॉजिटिव है, Cl2 है, FeCN होल ट्वाइस है, ये अलग-अलग तकरीबन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर पूरे उतरते हैं, ठीक है। इसी तरह ये बेसिस हैं, इनकी जो आप कह सकते हैं कम्बिनेशन से हमारे पास जो है वो
न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है और हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना आपको जो है वो समझ आ जाएगी। यूज़ैनोविच कंसेप्ट पिछले तमाम कंसेप्ट्स को हमने एडअप किया हुआ है। इससे आगे जो बेटा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे शैब कंसेप्ट भी कहते हैं। शैब स्टैंड्स फॉर सॉफ्ट, हार्ड, एसिड्स एंड बेसिस। ठीक हो गया। अब बेटा जो प्रॉब्लम थी ना लुइस के मॉडल में, लुइस के कंसेप्ट में, वो ये थी कि लुइस ने एक्सप्लेन नहीं किया था। क्या नहीं एक्सप्लेन किया था कि एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ, या बेस है तो उसकी स्ट्रेंथ को, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को इसने किसी भी पैरामीटर से जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ पर ये जो पियर्सन है, पियर्सन के प्रिंसिपल में जो है एसिड्स की और बेसिस की स्ट्रेंथ मिलती है हमें, कि अगर एसिड है तो फिर कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस है तो कितने स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो हम केटाइंस और एनाइंस को देख के या उनको परख के बता सकते हैं कि ये जो है केटाइन जाहिर है एसिडिक नेचर का होगा तो ये कितना अच्छा एसिड के तौर पे बिहेव कर सकता है, और अगर एनाइन है तो बेसिक नेचर है तो बेस ये कितना अच्छा बेस के तौर पर बिहेव कर सकता है। अब बेटा यहाँ पर उन्होंने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस के बारे में आपको बताया है। देख लें नीचे, हार्ड बेसिस क्या होते हैं जी? दीज आर दोज इन विच द एटम, डोनर एटम इज़ ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी। ये दो चार बातें बड़ी गौर से सुनिएगा, ये आगे रिपीट भी होंगी। ठीक है, हार्ड बेसिस क्या है जी? एक तो उनकी पोलराइजेबिलिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, हार्ड बेस आसान लफ्ज़ों में अपने ज़हन में रख लें कि एक अच्छी जो है वो बेस प्रॉपर्टी नहीं रखती होती, यानी कि जो बेस का आम काम है कि इलेक्ट्रॉन फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, वो ये इतनी आसानी से नहीं करता। ठीक है, अच्छा, हार्ड बेस के बारे में, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी पोलराइजेबिलिटी कम हो, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जो कि ईजिली ऑक्सीडाइज ना हो सके, और विच इज़ एसोसिएटेड विद एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ हाई एनर्जी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये क्या है? हार्ड बेसिस का खासा है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि हार्ड बेस है तो ये प्रॉपर्टीज़ उसमें होंगी, या अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो फिर वो हार्ड बेस है। ठीक है, क्या है जी? लो पोलराइजेबिलिटी, आसानी से पोलराइज जो है वो नहीं होगा। आसानी से जब पोलराइज नहीं होगा या पोलराइजेबिलिटी लो होगी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर जाने नहीं देगा। इसी तरह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एलिमेंट, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो बेस की तो ये प्रॉपर्टी नहीं है ना, अच्छी बेस की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हार्ड बेसिस की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दी हैं फ्लोराइड की। फ्लोराइड का साइज स्मॉल है, पोलराइजेबिलिटी कम है। क्लोराइड का भी यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है इसकी। इसी तरह हाइड्रोक्सालाइन। फिर अगला कंसेप्ट है आपके पास सॉफ्ट बेसिस का। ठीक है, सॉफ्ट बेसिस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, उनकी पोलराइजेबिलिटी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और एसोसिएटेड होते हैं जी विद ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी, या फिर ये अकोमोडेट कर सकते हैं और हैव पोजीशंस ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्टेड बाय पॉजिटिव चार्जेस इन देयर नेबरहुड। या फिर ये भी है कि इनमें आप यूँ समझें कि सॉफ्ट बेस जो है वो एक ट्रू बेस की तरह, एक अच्छी बेस की जो है वो प्रॉपर्टीज़ रखती है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है। ठीक है, अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन या जो एनर्जी के लेवल इस तरह के हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी लेवल पे होते हैं और वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे यानी एसिड्स को जो है वो दे देती है। इसकी एग्जांपल में देख लें, H नेगेटिव है, कार्बोनाइल है, R3P है और आयोडाइड वगैरह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास हार्ड एसिड्स हैं। अब हार्ड एसिड्स क्या है जी? हार्ड एसिड का बेटा स्मॉल साइज़ होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, साइज़ भी स्मॉल है एंड हैज़ नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर ये नए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगी हमेशा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है हार्ड एसिड्स की। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि लिथियम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके जो है वो आयन्स हैं, 3 पॉजिटिव आयन जो एल्यूमिनियम का, वो भी हार्ड एसिड है। अब सॉफ्ट एसिड इसके ऑपोजिट होंगे। सॉफ्ट एसिड इज़ वन विच द एक्सेप्टेड एटम इज़ लार्जर इन साइज़। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्टेड एटम जो है वो साइज़ में बड़ा होगा, इसकी पॉजिटिव चार्ज या तो ज़ीरो होगा या फिर लो होगा, बहुत कम होगा, पॉजिटिव चार्ज +1 होगा यानी कि, और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो है सेवरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इजीली एक्साइटेड, और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं जो कि आप यानी कि ये जो है फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हार्ड एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा फ़ौरन से, सॉफ्ट एसिड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर लेगा, और इसमें जो है वो कमी नहीं है, इसलिए जो है वो फ़ौरन से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये वो पियर्सन का प्रिंसिप मतलब जो उसने क्लासीफाई किया है एसिड्स और बेसिस को। यहाँ पे देखें पियर्सन प्रिंसिपल और शैब प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ ये बहुत
मशहूर ज़माना प्रिंसिपल है, ठीक है। इसका जो की वर्ड है वो ये है कि हार्ड एसिड्स प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेसिस। तो बेटा हार्ड एसिड्स जितने भी हैं वो अगर आप उन्हें बेसिस के साथ जो है वो ट्रीट करवाएंगे तो उनकी कोशिश होगी कि वो हार्ड बेसिस के साथ कंबाइन हो, या फिर आप यूँ कह लें कि हार्ड एसिड्स जब हार्ड बेसिस के साथ कंबाइन होते हैं तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर होता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। और जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेसिस के साथ बनाते हैं कॉम्प्लेक्स तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप इनको उल्टा कर देंगे कि यानी कि हार्ड बेस विद सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस विद हार्ड एसिड, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग या स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो ये जो है आपके पास प्रिंसिपल है, इसे पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा जी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स ए और बी है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल तभी हो सकता है कि जब एसिड और बेस दोनों या तो हार्ड हों या फिर दोनों ही क्या हों, सॉफ्ट हों। तो ये आपके पास यहाँ तक चलें कर लीजिएगा। इस एग्जाम्पल को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझ आ जाए तो ठीक है, वरना जो है मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आप जो है देख लीजिएगा, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड्स, और नीचे इन्होंने बॉर्डर लाइन भी लिखा हुआ है। बॉर्डर लाइन पे बचे वो वाले एसिड्स के केस में वो कैटाइंस आते हैं जो कि हार्ड और सॉफ्ट के दरमियान में कहीं पे आएँ, ठीक है। इसी तरह हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस के अलावा उन्होंने बॉर्डर लाइन बेसिस भी लिखी हुई हैं। यहाँ पर वो वाली बेसिस आती हैं जो हार्ड और सॉफ्ट बेसिस के दरमियान में कहीं पे रिलाई करें। समझ आ गई बात की, ठीक है। जैसे आपके पास स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, फिर दरमियान में एक मीडियम भी चीज़ होती है, ये वो वाली चीज़ है बॉर्डर लाइन एसिड या बॉर्डर लाइन बेसिस। ठीक हो गया, चलें यहाँ तक अब आप कर लीजिएगा। एग्जाम्पल पढ़ के देखिएगा, समझ आए तो वेरी गुड, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। छोटा सा टॉपिक आज मैंने दिया है आपको।